आप तमाम नाज़रीन हाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 का जो बीएड का एंट्रेंस होने वाला है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और हम एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लाते हैं। तो आज तक हमारे टोटल जो सेट्स हो चुके हैं वो 11 सेट्स हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आप इन 11 सेट्स को नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए जाके आप प्लेलिस्ट पे मानू बीएड 2020 करके एक फाइल मिलेगा, उसमें आपको ये सारे आपके सेट्स मिल जाएंगे। इन सेट्स को देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मानू में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ। तो मैं 2 पोर्शन पे काम कर चुका हूँ, आपके जनरल नॉलेज है यानी आम मालूमात और जनरल इंग्लिश। तो उसके हमने 5 पार्ट्स बना चुका हूँ और मेरा जो अब चल रहा है वो हमारा चल रहा है, ये है जनरल उर्दू। ठीक है, तो जनरल उर्दू का अब स्टार्ट है। तो इस तरह हम कोशिश करेंगे कि सबका 5 पोर्शंस 5 पार्ट्स सबके बनाने के बाद फिर हम रुजू करेंगे, फिर स्टार्टिंग से बनाएंगे, फिर जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल उर्दू। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सीरीज़ डेली देखें तो आपको फ़ायदा होगा। और मानो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए 2019 तक के, तो आप उसे देख लें ताकि अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसे आते हैं। इसलिए कि प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके जाना गोया कि एक तरह की प्रिपरेशन में आपके कॉन्फिडेंस पैदा होता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने के साथ साथ आप लोग भी इसके आंसर्स करने की कोशिश करें। इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पे आप लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और प्लीज़ आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट्स हुए हैं। जितने करेक्ट्स होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मुझे खुशी होगी कि आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसके आंसर्स देने की कोशिश करें और मैं बताऊंगा लास्ट में कि ये रीडेबल PDF आपको कहाँ मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 3, 4, 5 या 6? 3, 4, 5, 6। तो कितने हिस्सों में तकसीम किया गया उर्दू कवायद को? उर्दू ग्रामर को कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया? आपको ये बताना है कि उर्दू का जो ग्रामर होता है कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन 3। ठीक है, उर्दू कवायद को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। वो क्या है? उर्दू कवायद का अगर मेन देखते हैं इल्मे हेजा मीन्स कैसे हम बोलते हैं वर्णमाला होता है या फिर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरह ये होता है। पहले हमारा इल्मे हिजा होता है जिसको जो हिज्जे से भी स्पेलिंग से भी ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद नौ होता है और फिर सर्फ होता है। जो वर्ड से जिस तरह हमारा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनता है, ये हमारा किससे रिलेट करता है? ये हमारा सर्फ से रिलेटेड होता है। जो हमारा सेंटेंस बनता है कि फेल कौन सा है, यानी वो आया, वो खाया, वो गया, तो ये जुमला कौन सा है, ये आपका नहव में बहस किया जाता है। तो पूरे जो उर्दू कवायद का दारोमदार है इन्हीं तीनों पे रहता है, आपका इल्मे हिजा पे, ठीक है, और नहव पे, इल्मे नहव पे कह सकते हैं इसे आप, और इल्मे सर्फ। तो इन तीनों को आप ज़रूर याद कर ले। यही पूरी जान है आपके उर्दू कवायद के या आपके जनरल जो क्वेश्चंस 10 आएंगे यहीं से आएंगे, क्योंकि ये पूरा दारोमदार इसी पे टिका हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हुर्फ़ तहज्जी की कितनी किस्में हैं? हुर्फ़ तहज्जी की कितनी किस्में हैं आपको बताना। ये नहीं पूछा जा रहा हुरूफ तहज्जी कितनी है। ठीक है, ये आप गौर कर रहे हैं कि हुरूफ तहज्जी नहीं पूछा जा रहा कि अलिफ बा ता सा जीम चा, इस तरह नहीं पूछा गया, बल्कि हुरूफ तहज्जी को टोटल जो हुरूफ तहज्जी हैं उनको कितने किस्मों में बांटा गया है ये पूछा जा रहा है। 1 में कहा जा रहा है 3, और 2 में कहा जा रहा है 2, 3 में कहा जा रहा है 2, और 4 में कहा जा रहा है 4। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 2, और यहाँ पे भी 2 दे दिया गया है। एनीवे बस इसकी लेकिन इसकी जो हुर्फ़ तहज्जी को कितने हिस्सों में बांटा गया है यहाँ आप मान सकते हैं, यहाँ पे 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 की जगह 1 मान लीजिए। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हुर्फ़ तहज्जी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अव्वल मुफ़रद, दूसरा मुरक्कब। मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद मुरक्कब क्या होते हैं तो इसको भी हम समझेंगे मिसालों के साथ। मुफ़रद देखते हैं, जिस तरह ये आपका है बा। ठीक है, ये मुफ़रद आपका ये मुफ़रद बा देखते हैं। बा ये जो आपका ये मुफ़रद हुर्फ़ तहज्जी है,
और अगर मुरक्कब हुरूफ तहजी हम बनाते हैं तो वो आपका कुछ कम से कम 2 हरूफ के मिलाने से बनता है। इस तरह बा प्लस हा मिला के क्या बनता है, भा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मुरक्कब हुरूफ तहजी। तो ये 2 किस्मों में इन्हें हम तकसीम कर देते हैं हुरूफ तहजी को, या तो मुफरद होगा या फिर मुरक्कब होगा। मुफरद के बुनियाद पे काम करता है, जैसा कबूतर है तो ये सब के सब मुफरद है। और अगर मुरक्कब के एतबार से देखते हैं तो भालू है, ठीक है, बा हा मिल के भा हुआ, तो इसमें डायरेक्टली ये भा एक अपने आप में एक वर्ड बन गया, तो ये मुरक्कब की शक्ल में इस तरह के वर्ड्स बनते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है क्या कहते हैं, कलमा, कलाम, लफ्ज़ या मुहादिसा। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं सब के सब आपके मुँह ही से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कलाम जो है, ये कलाम एक तरह का कन्वर्जेशन होता है, बातचीत जिसको हम कहते हैं। मुहादसा भी कन्वर्जेशन होता है, लफ्ज़ होता है जो एक तरह का मतलब कोई लफ्ज़ हो, जिस तरह पानी है, ठीक है, किताब है, खरगोश है, बल्ब है, रोशनी है, ये लफ्ज़ है, ठीक है। और कलमा जो होता है ये आप कुछ भी प्रोनाउंस करें, कैसी भी आवाज़ निकालें, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, उसे हम कलमा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मीनिंगफुल भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी हो सकता है, लेकिन ये जितने एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे आपके मीनिंगफुल होते हैं। तो इस वजह से हम मीनिंगफुल की जानिब नहीं जाएंगे, ऐसे वर्ड के जानिब जाएंगे जिसमें दोनों पाया जा सकता है। क्योंकि इंसान जब बोलता है ज़रूरी नहीं कि इंसान सच बोल रहा हो या सही जुमला बोल रहा हो, लेकिन उसके मुँह से आवाज़ निकलने की वजह से हम कलमा कह देंगे। तो 3 का ऑप्शन जो कलमा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है इसम की कुल कितनी किस्में हैं। इसम की कुल कितनी किस्में हैं, ये आपसे कहा जा रहा है कि इसम को कितने किस्मों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसम को कितने किस्मों में बांटा गया है, तो इसम को 2 किस्मों में बांट दिया गया है। या तो आपका इसमें मारफा होगा या इसमें नकरा होगा, ठीक है, मारफा या फिर नकरा। इसमें मारफा क्या कहते हैं, जो एकदम स्पेसिफिक हो और उससे मिलता जुलता कोई दूसरा ना हो। इसमें नकरा कहते हैं कि जो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है एक मुमासिल के तौर पे। जिस तरह हम मारफा की मिसाल समझते हैं, इस तरह बोलते हैं मैं ताजमहल गया, ठीक है। तो हर सुनने वाला इंसान ये समझेगा कि हाँ वो आगरा में एक इमारत है जो अजूबा है, वहाँ वो सैर करके आया। लेकिन आप पे तो ये आपकी किसकी मिसाल हो जाएगी, ये आपकी मारफा की मिसाल हो जाएगी। लेकिन आप बोलें कि मैं मतलब जंगल गया था, मैं जंगल से वापस आ रहा हूँ, तो सुनने वाला ये नहीं समझ पाएगा कि आप किस जंगल से वापस आ रहे हैं, ठीक है। या आप बोले कि मैं रेगिस्तान गया था, तो भी नहीं समझ पाएगा किस रेगिस्तान से आप आ रहे हैं। लेकिन ये बोले कि मैं सहारा रेगिस्तान गया था, तो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हाँ कि सहारा रेगिस्तान गया था, ठीक है। तो ये आपका इसमें मारफा और नकरा में फ़र्क है। तो इसमें को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर देते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इसमें मारफा की कुल कितनी किस्में हैं। अब इसमें मारफा की किस्में पूछी जा रही हैं। 1 में 3, 2 में 4 और 3 में 5 और 4 में 6। तो कोशिश कीजिए कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। 5 का राइट आंसर आपका क्या होगा, तो बिल्कुल इसमें मारफा जो आपका ख़ास होता है, उस ख़ास में भी बहुत सारी किस्में बन जाती हैं। तो ये टोटल आपकी 5 किस्में हैं और इसको मैं बता भी चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैं इसको जिक्र भी कर चुका हूँ। तो ये आपका जो मानू का जो रेगुलर मोड का, यानी रेगुलर मोड जो एंट्रेंस बीएड का था उर्दू से, उसमें मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि उसकी 5 किस्में हैं। जिस तरह यहाँ भी आप सुन लीजिए, खिताब है, लक़ब है, तखल्लुस है, कुन्नियत है, उर्फ़ है। तो खिताब जो होता है एक तरह का, ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं ना कि कोई हुकूमत ने किसी को दिया हो, जैसे कि सर है, ठीक है, सर सैयद को सर जो बोला जाता है वो एक तरह का उनका खिताब है, ठीक है। तो इस तरह के आप मतलब जान सकते हैं। और एक लक़ब होता है जो कि मतलब उनके अमल के बुनियाद पे उन्हें दे दिया जाए, जैसे बुलबुले हिंद सरोजनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, या महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है, महात्मा जो है गांधी को कहा जाता है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। और आपका तखल्लुस होता है कि जो शायर
अपने मतलब उसको पेन नेम भी बोलते हैं तखल्लुस को, जो शायर अपने नाम की जगह पे शेर व शायरी में इस्तेमाल करता है। कुन्नियत है जो हम किसी चीज़ के जानिब मंसूब करके इस्तेमाल करते हैं, इस तरह इब्ने मरियम, इब्ने तैयमा, ठीक है, देहलवी वगैरह वगैरह। और उर्फ़ है जो आम तौर से एक इंसान के असली नाम के अलावा दूसरा नाम मशहूर हो, जिसे लोग उसे प्यार से या प्यार से मोहब्बत से बुलाते हों। जिस तरह किसी इंसान का नाम अगर फैज़ान है तो उसको लोग कल्लू बुलाते हो, ठीक है, या मुन्नू बुलाते हो। तो कल्लू या मुन्नू जो है ये एक तरह का उर्फ़ी नाम उसका हो जाता है। तो ये टोटल आपके कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये टोटल 5 आपके हैं, ठीक है। ख़िताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्नियत, उर्फ़। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा मज़कूरा अल्फाज से ख़िताब को मालूम करें, यानी मज़कूरा अल्फाज से ख़िताब जो है इसमें मारफ़ा की 5 किस्में हैं, उसमें से एक ख़िताब आपका है। तो ये बताइए कि इसमें से ख़िताब की मिसाल कौन सी है। सर है, शेर खुदा, गालिब, इब्ने मरियम। तो बताइए कि ख़िताब इसमें से कौन सी मिसाल ख़िताब की है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सर है, ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान में लफ्ज़ सर जो है एक तरह का उनका ख़िताब है। शेर खुदा ये आपका एक तरह का लक़ब है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। गालिब एक तरह का तखल्लुस है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का ये तखल्लुस है। इब्ने मरियम ये आपका कुन्नियत है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़िताब के बारे में पूछा गया तो ख़िताब आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मज़कूरा अल्फाज से उर्फ़ को मालूम करें, यानी इसमें जो उर्फ़ है उसको बताना, जैसा कि अभी हम जिक्र किया ना कल्लू, मुन्नू, तो इस तरह का। तो ऑप्शन यहाँ पे है गुड्डू है, देहलवी है, हाली है या महात्मा। तो इसमें से क्या है, उर्फ़ की मिसाल कौन सी है। तो बिल्कुल ये गुड्डू जो है ये आपका उर्फ़ की मिसाल है, क्योंकि ये असली नाम के अलावा इसको इस्तेमाल किया गया है। अगर असली नाम देखते हैं तो मसलन अगर किसी का नाम खालिद है फिर उसको गुड्डू कहा जा रहा है तो ये उसका उर्फ़ी नाम हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देहलवी जो है एक तरह का कुन्नियत है, क्योंकि जो दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं उनको देहलवी बोलते हैं। जिस तरह हम बोलते हैं इंडियन, ठीक है, भारतीय, तो इंडियन हिंदुस्तान के रहने वाले, भारतीय भारत के रहने वाले, तो एक तरह का मंसूब कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं ले आके हम। तो ये आपका हो जाता है, ये कुनियत। हाली जो है ये आपका तखल्लुस है, महात्मा जो है ये एक तरह का लक़ब है। तो ये कुछ मिसालें हैं जिन्हें आप कोशिश करें कि समझने की और नोट करने की कोशिश करें, वीडियो को रिपीट करके देखें और मिसालों को नोट कर ले तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मज़कूरा अल्फाज में इसमें कैफ़ियत की मिसाल कौन सी है। मज़कूरा अल्फाज में इसमें कैफ़ियत की मिसाल कौन सी है। खाना, पीना, सोना, हमदर्दी। देखिए कभी भी सवाल को अगर आप हल कर रहे हैं स्पेशली उर्दू का तो आप पूछ लीजिए पूछ क्या रहा है। इसमें कैफ़ियत कहते किसे हैं, बोलते हैं ना कि अरे भाई आपकी तबीयत कैसी है, कैफ़ियत कैसी है। तबीयत बमाना कैफ़ियत, हालत, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन के माने में इस्तेमाल होता है कि आपकी हालत कैसी है, और ये हालत का ताल्लुक़ दिल से होता है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा खाना, पीना, सोना, ये एक तरह का फेल है, सब क्या है, फेल है। अब बच्चा इसमें से कौन एक सा, हमदर्दी जो होता है एक तरह की कैफ़ियत है। बोलते हैं ना अरे उसके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी ही नहीं है, ठीक है, वो मर्सीलेस इंसान है, बेरहम इंसान है, ठीक है, या वो बहुत मर्सी इंसान है, हमदर्द इंसान है। तो ये एक तरह का जो फीलिंग दिल से निकलती है उसे इसमें कैफ़ियत से हम मौसूम कर देते हैं। तो ऑप्शन 4 8 का बिल्कुल सही हो जाएगा कि हमदर्दी ये आपका इसमें कैफ़ियत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं। सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं, आपको ये बताना है कि सिफ़त की कितनी किस्में हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सिफ़त की कुल कितनी किस्में हैं, सवाल नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 9 का सही जवाब अगर देखते हैं तो ऑप्शन 3 में जो कहा जा रहा 5 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सिफ़त की टोटल 5 किस्में हैं, यानी 5 किस्में हैं आपके। कौन कौन से हैं, सिफ़त मुशब्बा, सिफ़त निस्बती, सिफ़त आददी, सिफ़त मिक़दारी, सिफ़त ज़मीरी या फिर उसी को सिफ़त इशारी भी कहते हैं, ठीक है। सिफ़त मुशब्बा कहते हैं कि मतलब एक चीज़ का दूसरे चीज़ से मुशाबह रखना, इस तरह ईमानदार होना ये एक तरह का सिफ़त है। ज़ालिम होना एक तरह की सिफ़त है, ठीक है। निस्बती है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के जानिब निस्बत कर देना, मंसूब कर देना। आददी कहते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है। मिक़दारी कहते हैं कि 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो। ज़मीरी कहते हैं कि जो इस्म के कायम मकाम इस्तेमाल होता है, यानी जो इस्म की तारीफ़ की जा रही है वही ज़मीर की तारीफ़ की जाए। या इशारी हो, किसी की जानिब इशारा करके कोई चीज़
बताई जाए। ठीक है, तो ये टोटल आपके कितने हैं, 5 किस्में हो जाएंगी, 5 टाइप्स। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मसदर की शनाख्त करें, मसदर की शनाख्त करें। देखना, देखा, देखो, सभी। तो क्या होगा इसका सही आंसर? मसदर की शनाख्त करना है। मसदर कहते हैं कि जिसके आखिर में ना हो, अमूमन ना होता है। मसदर जिसके आखिर में ना हो उसे हम क्या मसदर कहते हैं। तो देखना, देखा, देखो, सभी। तो इसमें ना किस में है? आपका पहला जो है देखना, ये आपका मसदर हो जाएगा। ठीक है, ये मसदर है। देखा जो आपका फ़ेल माजी है, देखो फ़ेल अम्र है, सभी जो है होगा नहीं, इसलिए कि आपका ये अलग अलग फ़ेल है। जो बचेगा मसदर आपका जेंडर बचेगा, जिसे हम बोलते हैं, और जेरंड बोलते हैं इसे हम। ठीक है, इसको जेरंड बोलते हैं मसदर को। तो ये आपका होगा कौन सा? देखना, जिसमें कि लास्ट में ना है। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इस्तिफ़हाम की शनाख्त, ज़मीर इस्तिफ़हाम की शनाख्त करें। ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते किसे हैं? ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द हो। प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं हिंदी में, क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, और इस्तिफ़हाम उसी को बोलते हैं आपका लफ्ज़ इस्तिफ़हाम उर्दू में बोलते हैं। तो ज़मीर इस्तिफ़हाम की शनाख्त करें, कौन सा इसमें होगा? आपके ऑप्शन है मैं है, 1 पे, 2 में तुम है, 3 में वो है, 4 में कौन। तो पहली बात मैं बता दूंगा, ज़मीर इस्तिफ़हाम कहते कितने? ज़मीर इस्तिफ़हाम उसे कहते हैं जिससे कि किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल किया जाए, पूछा जाए, जाना जाए, तो उसे हम कहते हैं इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम बमाना पूछना, इंक्वायरी करना, इंट्रोगेट करना, ठीक है, पूछताछ करना, तो उसे हम बोलते हैं इस्तिफ़हाम। तो इसमें कौन सा एक वर्ड है जो इस्तिफ़हाम के माने में पैदा होता है? मैं तो होगा नहीं, तुम होगा नहीं, वो होगा नहीं, कौन। कौन से सवाल बनता है? तुम कौन हो, तुम मेरा भाई कौन है, तुम्हारा भाई कौन है, तुम्हारे चचा कौन हैं। तो ये जहाँ जहाँ कौन कौन का माना पैदा करेगा, एक तरह का इस्तिफ़हाम इंट्रोगेट का माना पैदा कर रहा है, सवाल करने का माना पैदा कर रहा है। इस वजह से ऑप्शन 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ज़मीर इस्तिफ़हाम इसमें से कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लकड़ी किस किस्म का इसम है? लकड़ी किस किस्म का इसम है? इसमें आला है, इसमें सिफत है, इसमें जमा, या इसमें मादा। तो लकड़ी किस किस्म का इसम है आपको बताना है। देखिए, कुछ लोगों का जहन जाएगा कि लकड़ी से हम काम करते हैं, और काम करने वाली चीज़ को हम औजार बोलते हैं। औजार जो होता है इसमें आला होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुतलक लकड़ी के बारे में हम पूछ रहे हैं, ये नहीं कहना है कि हम लकड़ी से बनाए गए कुल्हाड़ी को हम क्या कहेंगे। मुतलक लकड़ी, सपोज दैट कि दरख्त है, गिर गया है, लकड़ी हम उठा के लाए अपने घर पर, उसे हम किस टाइप का नाम देंगे? वो आपका इसमें आला होगा नहीं, इसलिए कि उसके औजार तो हम बनाए नहीं। इसमें सिफत भी नहीं है, इसलिए कि वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं। इसमें जमा भी नहीं है, तो बचेगा कौन सा? इसमें मादा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। इसमें मादा। सवाल नंबर 12 का इसमें मादा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह आपका लोहा है, आयरन है, डायमंड है, हीरा है, पर्ल है, मोती है, गोल्ड है, सोना है, और सिल्वर है, चांदी। ये एक तरह का जो मटेरियलिस्टिक हो, जो कि मादी चीज़ हो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हो, उसे हम बोलते हैं क्या नाम है? इसमें मादा। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है जो जुमला फ़ाइल पर पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं? जो जुमला फ़ाइल पर पूरा हो जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस, या कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जहन आपका जाएगा फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी के जानिब। तो मैं बताऊं कि इसमें से क्या करेक्ट होगा, फ़ेल लाजिम होगा या फ़ेल मुतअद्दी? फ़ेल लाजिम यहाँ पे बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। जो जुमला फ़ाइल पर पूरा हो जाता है उसे हम बोलते हैं फ़ेल लाजिम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ये आपका फ़ाइल ही पे पूरा हो जाता है, जैसा कि मैं खाया, मैं गया। तो ये आपका एक मैं है, ठीक है, मैं फ़ाइल और खाया फ़ेल। तो फ़ेल फ़ाइल पे जुमला अगर पूरा हो जा रहा है तो आपका फ़ेल लाजिम, और फ़ेल और फ़ाइल के साथ साथ मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े या मफ़ऊल उसमें हो तो वो आपका फ़ेल मुतअद्दी होता है। जैसे कि मैं लखनऊ गया, मैं दिल्ली गया,
तो मैं दिल्ली गया, मैं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट फाइल हो गया, ठीक है। गया ये आपका फेल हो गया, दिल्ली आपका मफ़ऊल हो गया। तो जहाँ पे मफ़ऊल की ज़रूरत पड़े उसे हम फ़िल मुताद्दी का नाम देते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ये दोनों फ़र्क है। अगर फ़ाइल पे पूरा हो जाए फ़ेल लाजिम, और मफ़ऊल की भी ज़रूरत पड़े उसमें तो ये फ़ेल मुताद्दी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा, जो कि फ़ाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जुमला फ़ाइल पे पूरा हो जाए तो उसे हम फ़ेल लाजिम ही कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? काफ़ी आसान है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में एक ही सवाल बनता है। ये आपके ऑप्शंस हैं, 1 में 2 है, 2 में 3 है, 3 में 4 है, 4 में 5। तो ज़माने की कितनी किस्में हैं फ़ेल के एतबार से? बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। उसी तरह उर्दू में भी बोला जाता है ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल। तो 3 जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और मानो की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, दोस्तों को शेयर करें जो कभी मानो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी तैयारी कर सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जा रहा है, क्या ये फ़ायदेमंद है कि नहीं। क्योंकि मैं भी जिस वक्त मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे कुछ ऐसा कंटेंट अवेलेबल नहीं था नेट पे कि पढ़ा जा सके। अब तो आपको, इसलिए कि मैं बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया था उस टाइम पे, लेकिन मैं सोचा कि अब जो बच्चे आए उनके लिए दिक्कत ना, इस वजह से मैं ये चैनल बनाया ताकि आप लोगों को कुछ सहूलियात फराहम कर सकूँ और आपको दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, आपको मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिल जाए। पहले तो प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं मिलता था, अब तो प्रीवियस के साथ साथ आपको मॉडल भी मिल रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे कहलाता है। एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करे वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जैसे हर्फ जार, हर्फ इजाफ़त, हर्फ आत्फ़, हर्फ फिजाइया। हर्फ जार को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। हर्फ इजाफ़त को क्या बोलते हैं? आपका जिस तरह की कहते हैं ना कि एपोस्ट्रोफ कह लीजिए उसको, ठीक है। या हर्फ आत्फ़ है, कंजक्ट करता है एक चीज़ को दूसरे से। हर्फ फिजाइया एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे उसे हम क्या कहते हैं? वो हर्फ जार होता है। क्या होता है दोस्तों? हर्फ जार। हर्फ जार यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह हम कहें कि बॉल मेज़ पर है, बॉल मेज़ पर है, तो ये लफ्ज़ पर जो है, ये लफ्ज़ पर जो है ये बता रहा है कि बॉल कहाँ पर है, ठीक है। ये एकदम क्लियर कर रहा है कि बॉल जो है मेज़ पर ही है। ये नहीं कह रहा बॉल मेज़ के नीचे है, बॉल मेज़ के ऊपर है, बॉल मेज़ पर नहीं है। तो ये लफ्ज़ पर जो है ये पूरी तरह डिफ़ाइन कर रहा है कि बॉल को कनेक्ट कर रहा है किससे जाके? आपके मेज़ से, टेबल से कनेक्ट कर दे रहा है। तो हर्फ जार, एक लफ्ज़ हर्फ जार उसी को कहते हैं जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करे। तो ये आपका ताल्लुक़ कायम कर रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ये आपको PDF कहाँ मिलेगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिया के आसानी से। और यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे आप जान ले तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि ये जो मतलब PDF है मानो B.Ed, M.Ed और D.Led प्रिपरेशन जनरल उर्दू क्वेश्चन सेट। तो ये B.Ed के लोग और M.Ed के जो जिनकी उर्दू थोड़ी वीक हो वो लोग भी देख सकते हैं, इसलिए कि उर्दू के क्वेश्चंस ऐसे ही बनाए जाते हैं। D.Led के पूरा 100% ये बेनिफिशियल B.Ed और D.Led के बच्चों के लिए पूरा कारगर है। और ये कुछ मेरे बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मेरा नाम रमज़ान अली और मैं मानू ही से B.Ed परसू कर रहा हूँ, सीटेड बोथ के फॉर क्वालिफाइड। और ये मेरे चैनल का लिंक है, इस चैनल पे डायरेक्टली आप जाके सारे वीडियोस मेरे प्रीवियस देख सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं या डायरेक्टली आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही मैंने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं ताकि जो भी कंटेंट होता है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका लिंक मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ, आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर। तो वहाँ से भी आप ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको ये PDF अगर आप पढ़ना चाहते हैं प्रैक्टिस के तौर पर कि हम प्रैक्टिस करें कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो ये आप डायरेक्टली आप जाके गूगल पे इसको टाइप कर दीजिएगा A to Z info 124.blogspot.com एज इट इज़ टाइप कीजिएगा, ऑटोमेटिक फ्रंट पेज आएगा A to Z info के नाम से। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च बॉक्स मिलेगा। सर्च बॉक्स में आप जो पार्ट आपको चाहिए वो पार्ट आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे मानो इंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन सेट
अगर 12 आपको करना है, 12वां करना है तो 12 डाल दीजिए, 1 करना है 1 से लेकर 12 तक करना है, तो जिस तरह आपको करना हो वहाँ पे आप डाल दे जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ प्रैक्टिस सेट करके आप वीडियो देख सकते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है कि अगर आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन को देख रहे हैं, तो ये एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।